हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे डीडीयू एजुकेशन चैनल में। कल आपका एग्ज़ाम है, इसलिए मैं पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। चलते हैं वीडियो की तरफ। इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से मांग वक्र का ढलान होगा। जैसे कि बाज़ार में किसी किसी चीज़ की मांग बढ़ती रहती है, किसी चीज़ की घटती रहती है, तो उसका जो मांग का वक्र होगा, जो कर्व बनेगा, वो कैसा होगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है दाएं से दाएं ऊपर की ओर होगी, ये गलत है। बाएं से दाएं नीचे की ओर होगी। तीसरा है क्षैतिजीय होगी और चौथा है लंबवत होगी। क्षैतिज के मतलब कि जैसे स्ट्रेट लाइन में होगी, लंबवत मतलब नीचे से ऊपर की ओर होगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जो मांग वक्र है वो बाएं से दाएं नीचे की ओर होती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, ये जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, कह रहा है मांग वक्र इनमें से किससे संबंधित नहीं है। ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन है पहला वस्तु के मूल्य से, दूसरा है एक निश्चित स्थान से, तीसरा है विस्थापन वस्तु के मूल्य से दिए गए बाजार से। इसका मतलब है कि मांग वक्र कि मतलब किससे संबंधित नहीं है। तो देखिए, वस्तु के मूल्य से मांग हमेशा संबंधित रहता है। अगर वस्तु का मूल्य कम रहेगा तो उसकी मांग ज़्यादा रहेगी, या फिर मांग कम भी हो सकती है। लेकिन और ये जो तीसरा कह रहा है प्रतिस्थापन वस्तु के मूल्य से, जैसे कि आप कोई सामान किसी मूल्य पे बेच रहे हैं और आपका जो प्रतिद्वंदी है वो उसे कम दाम पे बेचेगा, तो लोग उसी का माल खरीदना पसंद करेंगे, आपका नहीं करेंगे। और आप किस जगह पे ये बाज़ार आपका लग रहा है, वहाँ कितने तरह के लोग आ रहे हैं, आपकी मतलब वस्तु का मतलब दाम इससे भी डिसाइड होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा कि वो किस स्थान पे होगा इससे मतलब नहीं होता है। ठीक है, और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 से पहले एक मतलब वर्ड का मीनिंग समझ लेते हैं। लोच। लोच का मतलब होता है क्या। ये लोच आपको पूरे चैप्टर में बार बार मिलेगा। वैसे तो आप लोग को पता होगा कि लोच क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। लोच का सिंपल मीनिंग ये होता है कि अगर आप किसी वस्तु की उत्पादकता को कम कर दे रहे हैं, तो मतलब उसकी बिक्री पे, उसके बाज़ार में क्या क्या असर होगा, बस उसी तरह के लोच का। लोच कई तरह के होते हैं, उसे हम आगे अपनी वीडियोज़ में कवर कर लेंगे। पहले के देखते हैं, पूर्ति की लोच गणना करने का सूत्र क्या है। पूर्ति की लोच गणना करने का सूत्र क्या है। पहला है पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन प्लस कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। दूसरा है पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन, कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। तीसरा है पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन, कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। इनमें से कुछ नहीं होगा। ये चौथा जो है, पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन और कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, ये आपका सही होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है कि किसी वस्तु की कीमत में काफ़ी वृद्धि होने पर भी पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसे कहेंगे। अब मैंने बताया ना अभी, लोच। लोच मैंने कहा कि बहुत तरह के लोच होते हैं, बस उसी का आगे है। किसी वस्तु की कीमत में काफ़ी वृद्धि होने पर भी पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसे कहेंगे पूर्ण अधिक लोचदार, लोचदार, बेलोचदार और पूर्ण बेलोचदार। तो इसे यही सही है, ये सब तीनों के तीनों गलत हैं, होगा पूर्ण बेलोचदार। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि कीमत में वृद्धि के फलस्वरूप पूर्ति की मात्रा में वृद्धि होती है तो इसे क्या कहा जाता है। अगर हम किसी वस्तु में की कीमत में वृद्धि कर रहे हैं और जितनी उसकी ज़रूरत है उसकी मात्रा की में भी वृद्धि कर रहे हैं, तो इसे क्या कहा जाता है। बाजार पूर्ति पहला ऑप्शन है, और दूसरा है पूर्ति में वृद्धि, तीसरा है पूर्ति का विस्तार, और चौथा है अन्य। तो ये तीनों नहीं होगा, इसका आंसर होगा पूर्ति का विस्तार। ठीक है, और चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, शीघ्र नाशवान वस्तु की पूर्ति की लोच कैसी होती है। जो मतलब जो जल्दी ख़राब हो जाने वाली चीज़ें होती हैं, उनके मतलब लोच जो होता है उनका वो कैसा होता है। पहला ऑप्शन है लोचदार, दूसरा है अधिक लोचदार, तीसरा है बेलोचदार, और चौथा है पूर्ण बेलोचदार।
तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, बेलोचदार। जो जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ें होती हैं उनका जो लोच होता है वो बेलोचदार होता है। चलिए चलते हैं 7वां क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्ति वक्र का ढाल कैसा होता है। जो मतलब किसी भी चीज़ की कीमत बढ़ी है या ज़रूरत है तो उसकी पूर्ति की जा रही है तो उसका ढाल कैसा बनेगा। पहला कह रहा है ऋणात्मक, दूसरा कह रहा है क्षैतिज, तीसरा धनात्मक और चौथा लंबवत। तो अगर आप किसी चीज़ की ज़रूरत है, आप उसकी पूर्ति कर रहे हो तो सीधी सी बात है कि उसका ढाल हमेशा धनात्मक बनेगा। ठीक है, इसका ऑप्शन सी सही होगा। चलिए आगे क्वेश्चन 8वां देखते हैं कि किसी निश्चित कीमत पर विक्रेता के जरिए बेचने हेतु तैयार की गई मात्रा क्या कहलाती है। कि क्या मतलब कोई निश्चित कीमत है और जो विक्रेता है उसने बेचने के लिए उस मात्रा को तैयार किया, इसलिए क्या कहेंगे उसको। मांग, पूर्ति, इनमें से कोई नहीं, पूर्ति की लोच। तो इनमें से कोई नहीं होगा, पूर्ति होगी ये। ठीक है, और आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। पूर्ण बेलोचेदार मांग की स्थिति में मांग वक्र की आकृति कैसी होती है। पूर्ण बेलोचेदार मांग की स्थिति में मांग वक्र की आकृति कैसे होती है। तो देखेंगे कि धनात्मक, लंबवत, ऋणात्मक, लंबवत और क्षैतिज। अगर पूर्ण बेलोचेदार मांग की स्थिति में आप वक्र की बात करें तो वक्र होता है लंबवत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर भी यदि कुल व्यय समान रहता है तो मांग की लोच कैसी होगी। यदि ये कोई वस्तु हम बेच रहे हैं तो अगर उसकी कीमत में परिवर्तन हो रहा है लेकिन फिर भी व्यय उतना ही लग रहा है तो उसे उस मतलब मांग की लोच कैसी होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है बेलोचेदार, दूसरा है लोचदार और तीसरा है पूर्ण बेलोचदार और चौथा है पूर्ण लोचदार। तो इसका ये दूसरा होगा लोचदार। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर भी मांगी जाने वाली मात्रा यदि अपरिवर्तित रहती है तो मांग की लोच कैसी होती है। किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर भी यदि मात्रा अपरिवर्तित रहती है तो उस मांगे जाने वाली लोच कैसी होगी। ऑप्शन है लोचदार, दूसरा है पूर्ण बेलोचदार और सी है बेलोचदार और ये चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ऑब्वियसली बात है पूर्ण बेलोचदार होगा नहीं, और बेलोचदार तो अविनाशी वस्तुओं के लिए होती है, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं, ये लोचेदार होगा। ओके, तो इसका ऑप्शन ए सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है आय में होने वाली परिवर्तन के फलस्वरूप मांगे जाने वाली मात्रा में परिवर्तन की माप को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है मांग की कीमत लॉन्च, मांग की आय लोच, तीसरा है मांग की धनात्मक लोच और चौथा है मांग की आड़ी लोच। तो इसका ऑप्शन सही होगा बी, मांग की आय लोच। ठीक है, और अब हम क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। उपभोक्ता को अपनी आय को इस प्रकार से खर्च करना चाहिए कि सभी मदों की अंतिम इकाई से सीमांत बराबर हो। ये कौन सा नियम है। जो उपभोक्ता है, जो जैसे कि हम लोग हैं, वैसे हमें अपनी आय को किस तरीके से खर्च करना चाहिए कि मदों की अंतिम इकाई से सीमांत के बराबर हो। और ये कौन सा नियम कहलाता है। पहला है ऑप्शन सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, दूसरा है सम सीमांत उपयोगिता नियम, तीसरा है मांग का नियम और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी सही होगा, सम सीमांत उपयोग नियम। ये क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको आप ज़रूर से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी हमने पढ़ा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के लागू होने के कारण निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन है आपका आवश्यक विशेष ही संतुष्टि संभव, वस्तुओं की अपूर्ण स्थानापन्नता,
सी है वस्तुओं की असीमित मात्रा में उपलब्धता। इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन सी सही होगा, वस्तु की असीमित मात्रा में उपलब्धता। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक मिनट। अरे, अगले क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कह रहा है, हमारे आसपास वस्तुओं की इकाइयों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी सीमांत उपयोगिता कैसी होती है। अगर हमारे आसपास जो वस्तुओं की संख्या है वो बढ़ती जा रही है तो उसकी सीमांत उपयोगिता कैसी होगी। ऑप्शन है बढ़ती है, दूसरी है घटती है, समान रहती है, और चौथा पहले घटती है फिर बढ़ती है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। और ये भी क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट तो ऐसे सब है लेकिन इसको आप याद रखिए क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन बना रहा है। छोटी छोटी बात जिस पे आप ध्यान नहीं देते हैं एग्ज़ाम वहीं से क्वेश्चन बनाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। किस वस्तु के मूल्य निर्धारण का आधार क्या होता है। किसी वस्तु के मूल्य निर्धारण का आधार क्या होता है। कि जैसे हम किसी वस्तु का मूल्य रख रहे हैं कि इतना रुपए होगा, वो इतना रुपए होगा, तो उसका आधार आखिर है क्या। हम किस बेस पे कह दे रहे हैं कि इसका मूल्य इतना होगा। तो ऑप्शन है औसत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता, और चौथा है समान उपयोगिता। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है हमारा कि बहुत अधिक उपयोगी होते हुए भी पानी का मूल्य कम होने का कारण क्या है। पानी तो कितना ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए आप लोग को पता ही है। हमारे शरीर में खुद 70% सिर्फ पानी ही होता है, फिर भी इसका मूल्य इतना कम है। मतलब इसका रीज़न क्या है। तो ऑप्शन नंबर पहला कह रहा है कुल उपयोगिता का कम होना, सीमांत उपयोगिता का कम होना, सीमांत उपयोगिता का अधिक होना, कुल उपयोगिता का अधिक होना। बी होगा ऑप्शन इसका सही होगा, सीमांत उपयोगिता का कम होना। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है राष्ट्रीय अथवा संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समस्या के समाधान हेतु किस अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है। राष्ट्रीय अथवा संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समस्या के समाधान हेतु किस अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन है समष्टि अर्थव्यवस्था, व्यष्टि अर्थव्यवस्था, श्रम अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। तो इसका जवाब होगा समष्टि अर्थव्यवस्था। एक मिनट, हाँ इसका आंसर होगा समष्टि अर्थव्यवस्था। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, जो हमने अभी समष्टि अर्थव्यवस्था को समझा ना, समष्टि अर्थव्यवस्था को अन्य किस नाम से जाना जाता है। पहला है सूक्ष्म अर्थव्यवस्था, विस्तृत अर्थव्यवस्था, माइक्रो अर्थव्यवस्था, लोक अर्थव्यवस्था। और ये माइक्रो अर्थव्यवस्था सूक्ष्म अर्थव्यवस्था का मतलब एक ही होता है। बी इसका ऑप्शन सही होगा, विस्तृत अर्थव्यवस्था। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पर। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है अर्थव्यवस्था की किस शाखा में एक व्यक्तिगत इकाई, परिवार, उपभोक्ता, फर्म, उद्योग आदि का अध्ययन किया जाता है। तो होगा ऑप्शन है अनुप्रयुक्त अर्थव्यवस्था, समष्टि अर्थव्यवस्था, वर्णमूलक अर्थव्यवस्था, और चौथा ऑप्शन है व्यष्टि अर्थव्यवस्था। तो यही ऑप्शन सही होगा, व्यष्टि अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, कह रहा है अर्थव्यवस्था में सर्वप्रथम व्यष्टि और समष्टि शब्द का प्रयोग किसने किया। मतलब जो अभी तक हम लोग व्यष्टि और व्यष्टि पढ़ रहे थे ना, उसका प्रयोग किसने किया है। तो आंसर होगा रेगनर फ्रिश ने। चलिए, और अगला अपना क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 22 है, कह रहा है स्टोनियर व हैंग ने अर्थव्यवस्था के विभाग बतलाए हैं। स्टोनियर और जो हैंग है उन्होंने अर्थव्यवस्था के कितने विभाग बताए हैं। ऑप्शन होगा वर्णमूलक अर्थव्यवस्था,
अनुप्रयुक्त अर्थव्यवस्था, आर्थिक सिद्धांत, ये सभी। तो ये उन्होंने ये चारों विभाग बताए हैं। वर्णमूलक अर्थव्यवस्था, अनुप्रयुक्त अर्थव्यवस्था और आर्थिक सिद्धांत। ठीक है, हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, आर्थिक समस्या कब उत्पन्न नहीं होती? ऑप्शन है जब ज़रूरत असीमित होती है। दूसरा, जब साधनों के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं, जब साधनों का चुनाव करना होता है। तो और चौथा ऑप्शन है जब साधन असीमित होते हैं। तो मतलब आर्थिक समस्या कभी भी तभी उत्पन्न नहीं होगी जब हमारे पास बहुत सारा हो। जब हमारे पास बहुत सारा होगा तो हमारे पास कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी, हमें जितना मन करेगा हम उतना खर्च करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 कहते हैं कि मांग वक्र का ढलान किस स्थिति में ऊपर होता है? जो हमने मांग वक्र का ढलान देखा था, वो कह रहा है किस स्थिति में ऊपर होती है? गिवन वस्तुओं की स्थिति में वो मांग वक्र ढलान ऊपर होता है। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। तटस्थ वक्र का ढाल इंगित करता है। ऑप्शन है तटस्थता का स्तर, कीमत अनुपात, प्रतिस्थापन की घटती सीमांत दर। इनमें से कोई नहीं। जो कह रहा है तटस्थ वक्र का ढाल इंगित करता है, उसका ऑप्शन सी सही है कि प्रतिस्थापन की घटती सीमांत दर। तो ये इतना ही था फ्रेंड्स। और कल आप लोग का पेपर है, बिल्कुल आराम से पेपर दीजिएगा, बिल्कुल भी स्ट्रेस मत होइएगा, पैनिक नहीं होइएगा, एकदम पॉजिटिव रहिएगा और एग्ज़ाम दे करके आइएगा। आप देखिएगा जब आप पॉजिटिव रहते हैं तो आप बहुत ही अच्छे से पेपर करके आते हैं। बाय।